धन्यवाद। सिन्हा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डिकेंस कुमार सिन्हा है और आज हम लोग 67th बीपीएससी मेंस में जो GS1 का जो टॉपिक है उसमें आज हम लोग अगला टॉपिक देखने वाले हैं। उसका नाम है IPEF। इसका पूरा फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये क्या है और सारा पॉइंट देखेंगे जो सारा पॉइंट देखेंगे जो बीपीएससी का मेंस में जो क्वेश्चन आ सकता है वो हम लोग यहाँ पर लिस्ट कर चुके हैं सारा टॉपिक। तो क्या किस किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में यहाँ पे, मतलब यहाँ से IPEF से। तो एक तो इंट्रो के बारे में जानेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो इंट्रोडक्शन तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो इंट्रो के बारे में देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या क्या पॉइंट मेंशन कर सकते हैं इंट्रो में। फिर इंपॉर्टेंट पिलर्स या मॉड्यूल्स, इसका कौन सा, इसका मतलब IPEF का 4 वो जो मेन पिलर्स है वो कौन कौन सा इसका मेन पिलर्स है, उसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एक्चुअली ये क्या है ना कि जो इंपॉर्टेंट पिलर्स जो है उस पर हमारा रिसेंट में क्या क्या एग्जाम्पल अभी है हम लोग का जो अभी चल रहा है रिसेंट एग्जाम्पल जो करंट अफेयर्स में, उसको लिंक करके देखेंगे ताकि आंसर थोड़ा सा अच्छा हो सके। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ओवरऑल सिग्निफिकेंस देखेंगे कि जो IPEF जो ग्रुप बना है इसका ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या ये देखेंगे। इसका इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है ये देखेंगे, इंडिया के एस्पेक्ट्स में। और इसका इशू या चैलेंजेस क्या क्या है, जो ग्रुप है उसका चैलेंजेस क्या क्या है, और वाई यूएस क्यों क्रिएट किया है इस ग्रुप को, यूएस का क्या इंटरेस्ट है इसमें, और वे फॉरवर्ड देखेंगे कि कंक्लूड हम लोग कैसे करेंगे इस टॉपिक को। तो ये देखते हैं। तो एक्चुअली गाइस जो IPEF है ना एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है। क्या है ये? एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है जो क्रिएट किया गया है यूएसए के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा क्रिएट किया गया। एक क्रिएट कब किया गया है? 2022 में। 2022 में ही मई का 2022 का जो मई महीना था उसमें क्या किया गया, ये इसे क्रिएट किया गया, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया है। तो ये एक्चुअली है ना कि इसमें हम लोग ऐसा नहीं समझे, अगर ये मतलब ये इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्री ट्रेड डील वगैरह कुछ ऐसा है। इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो FTA होता है ना, FTA जो होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ये सब इसमें इंक्लूडेड नहीं है इसमें। और ये बेसिकली अगर देखेंगे ना तो ये है क्या, बेसिकली अगर देखेंगे ये मतलब कि अगर देखते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है नहीं और हम कह रहे हैं कि ये क्या है, इकोनॉमिक एग्रीमेंट है, तो ये एक्चुअली है क्या? तो ये ना एक सेट ऑफ रूल्स है, बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि ये डिफाइन करेगा कि मतलब कि हम लोग का जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो हम यहाँ पर एक्चुअली पहले से मैं बना के रखे हैं ताकि ज्यादा टाइम ना हम लोग को लेना पड़े, हम लोग को वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो ये जो इंडियन ओशन का जो रीजन है, इंडियन ओशन का जो रीजन है सारा, और जो पैसिफिक का जो पैसिफिक ओशन जो है, बेसिकली जो वेस्टर्न पैसिफिक है, वो सबको मिला करके ना इंडो पैसिफिक रीजन बोलते हैं हम लोग इसको। तो इंडो पैसिफिक रीजन में हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, इसका एक्चुअली कोर कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जैसे यूनाइटेड नेशन बॉडी है, तो यूनाइटेड नेशन बॉडी बेसिकली पीस के लिए बनाया गया है कि हम लोग का कोई नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइप का कोई हम लोग का वॉर ना हो जाए, कोई मेजर वॉर ना हो जाए, इसलिए पीस बेसिकली एक पीस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड में पीस मेंटेन करता है। उस तरह से हम लोग देखे थे कि हम लोग SC को देखे थे तो बेसिकली देखे थे कि ये बेसिकली एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी है, देखे थे ना कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, या स्ट्रेटेजिक पे डिफेंस पे भी काम करता है। तो बेसिकली ये जो IPEF है स्क्वाड है, बेसिकली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे इकोनॉमिक ज्यादा बात नहीं होता है। तो IPEF है ना इकोनॉमिक एक तरह से इकोनॉमिक ग्रुप है, लेकिन इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है नहीं। तो एक्चुअली इसमें है क्या, तो इसमें जितना भी है ना कि यूएसए और इसका जो आसपास का जो 14 कंट्री है ना यूएसए के साथ में, मतलब कि सारे 14 कंट्री हैं, ये सब मिल करके ना एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किए हैं कि मतलब कि हम लोग का मतलब इस तरह से हम लोग को यहाँ पे ट्रेड करना है, हम लोग का यहाँ पे मतलब कि टैक्स इस तरह से हम लोग का इम्पोज करना है, हम लोग का काउंटर टेरर का मेजर इस तरह से लेना है, क्लाइमेट का ये एक्शन हम लोग को लेना है। तो एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि फॉलो करना है, वो 4 मॉड्यूल्स में बनाया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि इसका ये हो गया ना, समझ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया ना। अब इसका 4 मॉड्यूल्स ये इसमें लिखा जाएगा कि इसका ये इकोनॉमिक ग्रुप है यूएस के द्वारा बनाया गया 22 में, सब इसको इंट्रोडक्शन में आ जाएगा, FTA नहीं है ये सब है आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पिलर्स में देखेंगे ना, तो इंपॉर्टेंट पिलर्स में देखेंगे ना, तो इसका ना ये बेसिकली 4 पिलर्स इंपॉर्टेंट है। इस तरह से कर देते हैं। कौन कौन सा होता है इसका इकोनॉमी? कनेक्टेड इकोनॉमी, है, और क्या है? रिजिलिएंट इकोनॉमी है, और क्या है?
क्लीन इकोनॉमी है, और क्या है, फेयर इकोनॉमी है। ये इतना है इसका, ये जो है ना इसका 4 पिलर है। बहुत जगह इसका पिलर अलग अलग तरीका से मतलब दिया हुआ रह सकता है एग्जाम, मतलब कहीं पे बुक वगैरह में। हाँ, कहीं कहीं फेयर इकोनॉमी है ना, तो फेयर इकोनॉमी के जो अंदर जो पॉइंट होता है ना, जैसे कि टैक्स वगैरह के बाद होता है एंटी करप्शन है, एंटी टेररिज्म है, तो ये सब है ना, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, फेयर एंड टैक्स रिलीजन। हाँ, तो ये सब लिखा जा सकता है, लेकिन ये बेसिकली चार इसका जो मेन पिलर है, ये कनेक्टेड इकोनॉमी है, कनेक्टेड इकोनॉमी, फेयर, क्लीन और रिजिलिएंट। अब हम लोग देखेंगे ना कि ये इसको एक कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे ना कि कनेक्टेड इकोनॉमी का मतलब क्या है। कनेक्टेड इकोनॉमी में बेसिकली क्या है, कनेक्टेड इकोनॉमी में जो यूएस है ना, क्रॉस बॉर्डर जो है ना, क्रॉस बॉर्डर जो डेटा का जो मूवमेंट होता है ना, जैसे क्या होता है ना कि कोई भी कंपनी यूएस का सपोज इंडिया में है, ठीक है, अब वो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, तो इंडिया से डेटा वगैरह उसका जो मेन सर्वर होगा उसमें जाएगा। अगर वो किसी चीज में इन्वॉल्व है, अगर कोई सपोज कोई हेल्थ कंपनी है, कोई कंपनी है जो यूएस की कंपनी है, इंडिया में हेल्थ मतलब कि हेल्थ रिलेटेड सारा मतलब कि बेनिफिट्स दे रही है, हेल्थ में इन्वॉल्व है, और कोई कंपनी है जो सपोज अदर मेडिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या कोई कंपनी है जो कि एजुकेशन में इन्वॉल्व है, तो हमारा जो एजुकेशन का सारा डेटा जो आएगा, हमारा रिपोर्ट वगैरह, सारा सर्टिफिकेट वगैरह का, या हेल्थ का कि तुम्हारा हेल्थ में, हमारा हेल्थ में, या किसी और के हेल्थ में, पीएम हो, सीएम हो, जो अदर जो भी पर्सनालिटीज हैं या जो भी लोग हैं, सारे का हेल्थ का डेटा कि किसको डायबिटीज है, किसको क्या है, नहीं है, किसको जीन क्या कौन सा जीन है, नहीं है, क्या है, सारा डिटेल वगैरह, कौन सा ब्लड ग्रुप है, सारा जितना डेटा वगैरह है ना, उस कंपनी के सर्वर में चला जाएगा। वो तो चला जाएगा, उसका क्रॉस बॉर्डर हो जाएगा वो ना, कि बॉर्डर के आर पार भी डेटा चला जाएगा, जिस कंट्री का कंपनी इन्वॉल्व है इंडिया में, तो डेटा चला जाएगा। अब याद करो, यहाँ से लिंक करेंगे करंट अफेयर्स को, कि इंडिया में हम लोग का पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया था, जो कब, जो पुत्तुस्वामी केस आया था, पुत्तुस्वामी केस आया था ना, बस यूनियन ऑफ इंडिया का जो पुत्तुस्वामी केस आया था, उसमें क्या बोला गया था कि जो राइट टू प्राइवेसी, जो प्राइवेसी है ना, इसको फंडामेंटल राइट माना गया है ना, प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया है। तो वहां पे मतलब कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मतलब कि राइट टू ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया, उसके बाद बिल आने के बाद इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो अपना उसमें कुछ रिकमेंडेशन दिया, रिकमेंडेशन देने के बाद उसमें गवर्नमेंट उसको बोली कि जो बिल को वापस ले ली, बोली कि इसको फिर से बिल लाएंगे, क्योंकि इसमें सारा कुछ इंक्लूडेड नहीं है, कुछ फिर से कुछ चेंज करना चाहती है गवर्नमेंट। तो ये क्रॉस बॉर्डर जो डेटा है ना, इंडियन गवर्नमेंट है ना, बोलती है कि नहीं, डेटा का लोकलाइजेशन होना चाहिए, मतलब डेटा मेरे पास यहाँ पे से होना चाहिए। अगर कोई कंपनी यहाँ पे काम कर रही है ना, तो इस कंपनी यहाँ का जो डेटा है ना, सारा यहीं पे लोकलाइज होना चाहिए, अदर कंट्री में नहीं जाना चाहिए, ताकि डेटा का ना, जो हम लोग का जो प्राइवेसी है ना, वो ब्रीच ना हो, हमारा प्राइवेसी हमारा खत्म ना हो। तो ये है क्रॉस बॉर्डर, मतलब कि ये क्या है, ये क्रॉस बॉर्डर डेटा जो, और डेटा ट्रांसफर, क्रॉस बॉर्डर डेटा लोकलाइजेशन की बात करता है ये बेसिकली, जो है कौन सा, कनेक्टेड इकोनॉमी। और इसमें देख सकते हैं कि ये क्या है, ये लेबर के बारे में, लेबर एंड इन्वायरमेंट के बारे में ना, स्टैंडर्ड के बारे में बात करता है, क्या स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे यूएसए के पास में तो जो लेबर है, सारा मतलब कि हाई स्किल्ड लेबर है, और सारा मतलब कि वहाँ पे मतलब कि वहाँ जो लेबर है ना, वहाँ पे कॉस्टली है। अब जो पुअर कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया है या चाइना भी ले लो, अब चाइना भी थोड़ा डेवलप हो गया, लेकिन इंडिया है, इंडोनेशिया, मलेशिया, जितना भी पुअर कंट्री है, मिडिल इनकम कंट्री है, तो वहाँ पे लेबर आसानी से मिल जाता है। वहाँ गवर्नमेंट क्या करती है ना, कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए ना, वहाँ का जो लेबर लॉ है ना, वो उसको थोड़ा सा हल्का सा फ्लेक्सिबल कर देती है, उतना ज्यादा हार्ड नहीं रखती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो हम लोग का जो कंपनी है, हम लोग के पास में जो कंपनी है आ रही है ना, उसको इजीली हम लोग अट्रैक्ट कर सके। अब यूएस चाहता है क्या, यूएस चाहता है कि नहीं, लेबर लॉ वगैरह जो है उसको हम लोग स्टैंडर्ड बना कर रखें, तो इससे क्या होगा, हम लोग को घाटा हो जाएगा ना। अब वो चाह रही है कि उसके पास जो लेबर है, उसको तो उसमें तो वो लोग फ्लेक्सिबल नहीं कर सकता है ना, वो लेबर वहाँ तो हाई इनकम कंट्री है, तो उतना इनकम उसको मेंटेन, जो मिनिमम इनकम है ना, उसको प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा उसके लोगों को। हम लोग के पास ऐसा कुछ है नहीं, तो हम लोग वो चाहती है ना कि हम लोग भी बना कर रखें, बट हम लोग बनाएंगे तो हम लोग कंपनी को अट्रैक्ट कैसे कर पाएंगे, तो ये दिक्कत है।
इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड में क्या है, वो चाहते हैं कि इन्वायरमेंट जैसा वो मेंटेन कर रहा है वैसा हम लोग करें, बट वो लोग तो क्या हो गया कि पहले ही सारा कुछ बेनिफिट, सारा मतलब कि कोल वगैरह का यूज करके ऑलरेडी वो लोग पूरा अपना पोल्यूशन फैला चुके हैं। उसके बाद अब वो लोग मतलब कि हाई मतलब कि जो रिन्यूएबल एनर्जी पे आ गए हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी आ गया, पैसा आ गया, तो अब कोल को यूज नहीं कर पा रहे हैं, बाकी चीज़ों को यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके, हाइड्रोजन है या फिर हाइड्रोजन है न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू अपना मतलब कि जो सेफ एनर्जी जो होता है, मतलब कि जो मतलब जिसमें पोल्यूशन कम हो, वो सब मतलब यूज कर पा रहे हैं। बट इंडिया के पास में अभी जो मेजर एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है ना, कोल के थ्रू ही हो रहा है। इसी को तो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक टर्म होता है ना, आगे आएगा, आगे बताएंगे, कुछ एक स्पेसिफिक टर्म होता है इसमें, आगे बताएंगे जब ध्यान आएगा। तो ये हो गया बेसिकली कनेक्टेड इकोनॉमी में है। ये कनेक्टेड इकोनॉमी में 2 पॉइंट है, क्रॉस बॉर्डर डेटा से बारे में है, डिजिटल डेटा है, और लेबर इन्वायरमेंट का ये सब है। और सॉरी, ये सेकंड पॉइंट देखते हैं, ये इसके अंदर में आ जाएगा ये दोनों पॉइंट, ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड में क्या था, रेजिलिएंट इकोनॉमी। तो रेजिलिएंट इकोनॉमी में क्या बेसिकली बोलता है, सप्लाई चेन के बारे में बोलता है ना। अब देखो, जब रशिया यूक्रेन, हम करंट अफेयर से लिंक जोड़ के देख रहे हैं, करंट जो डेटा वाला है हम तुमको पीडीपी से लिंक किए हैं, लेबर एंड इन्वायरमेंट को भी हम तुमको लिंक किए हैं करंट से। अब हम सप्लाई चेन को लिंक कर रहे हैं। सप्लाई चेन में क्या हो रहा है, अभी इंडिया में चीप मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा होड़ चला हुआ है। क्यों होड़ चला हुआ है, क्योंकि अगर पता है कि चाइना और ताइवान के साथ में इशू हुआ तो चीप जो एक्सपोर्ट है, चीप का जो सप्लाई चेन है वो डिस्टॉर्ट होने वाला है, टूटने वाला, खराब होने वाला है। तो इसलिए ये इशू है ना। अभी रशिया यूक्रेन का जो वार हुआ है उसमें क्या हो गया, उसमें गेहूं वगैरह जो व्हीट वगैरह जो जहां एक्सपोर्ट होता था इस रीजन से, वहां पे अभी मतलब कि फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो गया, फूड इनसिक्योर हो गए हैं, बहुत ऐसा रीजन हुआ है ना। अभी हम लोग के पास में यूरिया का कमी हो गया ना, यूरिया की कमी क्यों हो गया है, क्योंकि रशिया ही बहुत बड़ा यूरिया का सब एक्सपोर्टर कंट्री था, तो सप्लाई चेन टूट जाता है ना। अब अगर चाइना के पास में मेजर इकोनॉमी है, वहाँ बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है हर चीज का। अब चाइना अगर बोल दे, इंडिया के साथ अगर इसका रिलेशन खराब हो, अगर चाइना बोल दे कि हम सप्लाई नहीं करेंगे बहुत सी चीजों को, तो सप्लाई चेन डिस्टॉर्ट हो जाएगा ना। तो मेजर जो कंट्री है ना, ये सब सोच रहा है ना कि एक डेमोक्रेसी या फिर एक से मतलब कि एक टाइप का जो माइंडेड कंट्री है ना, सेम माइंडेड कंट्री जो है ना, एक तरह का जो सोच रखते हैं ना, वो सब मिल करके ना एक सप्लाई चेन बनाते हैं, जो कि मतलब कि उसका सप्लाई चेन बनाने के बाद इसमें एक रूल्स लगाते हैं। बोले थे कि यहाँ पे बेसिकली रूल्स के बात करता है, एक सेट ऑफ रूल्स के बात करता है जो कोई तोड़े नहीं। तो रूल यहाँ पे रूल लगाएंगे, बाइंडिंग होगा कि कोई तोड़े नहीं, ताकि फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो तो सप्लाई चेन खराब ना हो, ठीक है ना। सप्लाई चेन खराब होगा तो सारा रीजन अनस्टेबल हो जाएगा ना। तो ये हो गया। इसमें रेजिलिएंट में मतलब कि सप्लाई चेन के अलावा मतलब कि अर्ली वार्निंग सिस्टम में क्या कि अगर मतलब कि इस रीजन में इंडो पैसिफिक में जैसे कि साइक्लोन वगैरह आते रहता है, देखे हो ना, ज्योग्राफी पढ़ते हो तो करंट अफेयर्स में साइक्लोन वगैरह आते रहता है, तो साइक्लोन के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम रहेगा तो क्या होगा, हम मतलब कि यहाँ अपना रीजन को सिक्योर कर पाएंगे, सेफ कर पाएंगे, पहले से वार्निंग दे देंगे कि हाँ साइक्लोन आने वाला है या सुनामी आने वाला है, जो भी आने वाला है। तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात करता है। और इसमें क्रिटिकल मिनरल है ना, उसका मैपिंग करने की बात करता है। जो भी क्रिटिकल मिनरल है जो हमारा चिप मैन्युफैक्चरिंग में या कहीं और भी हम लोग का जो यूज हो रहा है, मेडिसिन में या कहीं और भी यूज हो रहा है ना, तो वो सब मिनरल्स को मैपिंग करने की बात कर रहा है। मैपिंग होगा पहले, तभी तो उसका मतलब कि एक्सप्लोरेशन होगा, सब कुछ आगे बढ़ेगा। तो ये सब सप्लाई चेन में बात करता है। तीसरा देखेंगे क्लीन एनर्जी में तो पता है ना, क्लीन एनर्जी में क्या है, क्लीन एनर्जी में बेसिकली क्लीन एनर्जी में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे बेसिकली 3 चीज की बात करता है। यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी की बात करता है, कि मतलब कि एनर्जी सिक्योरिटी मतलब कि क्या हो गया कि अभी देखो ना, एनर्जी के कारण ही जितना भी बहुत सा कंट्री है ना अनस्टेबल होते जा रहा है, एनर्जी के कारण नहीं होते जा रहा है। क्योंकि अभी मतलब जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जितना भी नॉर्वेगियन कंट्री हो, चाहे इवन श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, सबके पास एनर्जी नहीं है। एनर्जी बोले तो मतलब कि वही ऑयल है, गैस है, एनर्जी नहीं है। तो एनर्जी सिक्योरिटी की बात करता है ये मतलब। और इसमें मतलब और क्या बात करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है ना, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। क्लीन एनर्जी मतलब क्लीन एनर्जी में एनर्जी की बात करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बना है ना कि ताकि ये क्लीन हो, मतलब कि क्लीन हो, ज़्यादा मतलब क्लाइमेट को पॉल्यूट ना करे, और ये ना मतलब कि जॉब क्रिएट कर पाए लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। और एक पॉइंट है इसमें डिकार्बोनाइजेशन।
डिकार्बोनाइजेशन। डिकार्बोनाइजेशन क्या करना, मतलब क्या हम लोग का मतलब कि जो है ना कोई भी प्रोजेक्ट चलाते हैं ना तो इस तरह से मतलब कि इस तरह से हम लोग ये प्रोजेक्ट चलाए ना कि उसमें कार्बन का यूज मिनिमम हो, कार्बन का यूज मिनिमम हो तो डिकार्बोनाइजेशन हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट लेंगे तो फेयर इकोनॉमी। फेयर इकोनॉमी में क्या होगा, फेयर इकोनॉमी में क्या क्या हम लोग देखते हैं। फेयर मतलब कि टैक्स, अगर कोई कंपनी है एमएनसी वगैरह, जैसे चाइना का बहुत सा कंपनी है जो मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है यहाँ पे, वो टैक्स वगैरह जो देती, टैक्स वगैरह इवेट करती है। कैसे, अपना बेनिफिट को अपना बहुत मिनिमम दिखाती है, बेनिफिट को जीरो दिखाती है, और उससे उसके बाद क्या होता है, उसका जो बेनिफिट आता है उस पर टैक्स नहीं लग पाता है। तो ये टैक्स इवेट करेगी तो ये फेयर नहीं होगा, फेयर इकोनॉमी। टैक्स के अलावा फिर देखोगे तो मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग भी है, मनी लॉन्ड्रिंग भी होता है ना, हवाला के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग होता है। मतलब कि जो कि हमारा मेन सिस्टम जो है ना मनी, जिसमें मनी ट्रांसफर होता है, मेन हम लोग का ट्रांजैक्शन सिस्टम है, उससे बाहर रह करके मनी ट्रांसफर करता है इधर उधर, ताकि उसका टेररिज्म में या उसका एक्सट्रीमिज्म में या उसका कहीं भी और यूज कर सके, उसको सेपरेटिज्म में कहीं भी यूज कर सके, मनी लॉन्ड्रिंग। और एक होता है एंटी करप्शन। अगर मतलब कि करप्शन रहेगा, अगर किसी भी कंट्री में करप्शन रहेगा तो कंट्री ग्रो नहीं कर सकता है, और वो कंट्री नहीं ग्रो करेगा तो धीरे धीरे अगर सारा कंट्री नहीं अनस्टेबल हो गया तो ये रीजन अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये एंटी करप्शन की बात करता है, ये इतना अच्छी पे काम करता है। हो गया ना चारों पॉइंट। ये हम लोग देखेंगे, इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे, टाइम लग ही जाता है अगर एक्सप्लेन करके करना है तो, करंट से लिंक करके करने में समय लग ही जाता है। अच्छा, इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं ना, लिखते हुए नहीं, मतलब ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। इसका सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या 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 हो सकता है बताओ। मतलब कि अगर इसमें तो बहुत सारा पॉइंट लिखे हुए हैं गाइस, मतलब कि हम पूरा प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं, बट हम ऐसे ही डिस्कस करते हैं कि अगर शॉर्ट में डिस्कस करते हैं इसका सिग्निफिकेंस के बारे में, कि इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, क्या क्या सिग्निफिकेंस सोचते हैं ना, बस ऐसे ही सोचते हैं, जनरल इसका जनरल सोचते हैं, ये हो गया सिग्निफिकेंस देख रहे हैं। इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है बताओ। पहला तो इकोनॉमिक पार्टनरशिप को इंप्रूव करेगा। चारों कंट्री जो ना 14 कंट्री मिलकर के हैं, इकोनॉमिक पार्टनरशिप को इंप्रूव करेगा ना। रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनाएगा, अभी हम लोग पढ़े थे, बनाएगा ना। तीसरा क्या है, ये चाइना का जो डेप्ट ट्रैप पॉलिसी है, इसका डेप्ट ट्रैप पॉलिसी है, उससे मतलब कि उस पर कंट्रोल करेगा ना। या फिर कह सकते हैं चाइना का जो मतलब कि जो इसका पावर इसका जो बहुत बढ़ते जा रहा है इस रीजन में, जो पावर इम्बैलेंस हो गया है चाइना के पावर वृद्धि के कारण, तो इस पर चेकमेट करेगा, इसको करेगा ना ये सब। तो उसके बाद क्या है, फ्री एंड, ये तो हमेशा ही लिख सकते हैं कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, मतलब फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की तरफ काम करेगा ये, जो कि जो कि क्या होगा, रूल्स बेस्ड ऑर्डर पे काम करेगा ना। ये सब सिग्निफिकेंस में आ जाएगा ना ये सब। और रेजिलिएंट सप्लाई चेन हो ही गया, और चाइना को काउंटर कर ही देंगे। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो की ग्लोबल इशू है उस पर भी तो काम करेगा साथ में। कैसे, टैक्स को इवेड नहीं करेगा, या फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे काम करेगा, एंटी करप्शन पे काम करेगा, ये सब क्लाइमेट चेंज पे काम करेगा। ये सब इसका सिग्निफिकेंस ही है ना कि साथ में मिलकर के काम कर रहा है सब, ठीक है ना। इकोनॉमिक पार्टनरशिप होगा, रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनाएगा, चाइना का काउंटर करने के लिए होगा, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात करेगा, इसको प्रमोट करेगा, की ग्लोबल इशू ये सब पे भी साथ काम करेगा, हो जाएगा ना ये सब सारा सिग्निफिकेंस में। अब देखते हैं कि इंडिया के लिए बस कुछ नहीं है, बस 5-5, 7-7 पॉइंट इसमें मेंशन कर देना। इसमें सिग्निफिकेंस पूछेगा तो इकोनॉमिक्स, इसमें ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, कल्चरल सिग्निफिकेंस, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, इस तरह से लिखने में गड़बड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली ये इकोनॉमिक ग्रुप है, इसमें हम पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें ये बेसिकली क्या होगा, इसमें ये हम लोग का ये सिर्फ इकोनॉमिक, अगर मतलब जो भी पूछेगा ना पॉइंट वाइज में जाएगा, उसमें कुछ पॉलिटिकल एंगल अगर आ रहा है तो सही है, अलग से हम स्पेसिफिक रूप से मेंशन नहीं करेंगे हम लोग इसमें। इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है इसका, इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। पहला तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आरसीईपी में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, जिस कारण से हम लोग का उधर का जो हम लोग का मार्केट है अनटैप्ड रह गया है, हम लोग का रिलेशनशिप उतना मतलब इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो उस पर हम लोग को मतलब कि ये फिर से हम लोग को चांस मिला है ना इसमें। और क्या होगा,
ये बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें नहीं है। ये इसमें जो रूल बनाया गया है ना फ्लेक्सिबल है। उससे क्या होगा ना, इंडिया जैसे कि अभी हम बताए थे कि लेबर के बारे में हो गया, या फिर मतलब कि लेबर हो गया, क्लाइमेट हो गया, डेटा प्रोटेक्शन, हाँ डेटा प्रोटेक्शन हो गया। तो ये सब को लेकर ना अपना 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 ना मतलब इंडिया जो है ना अपना मतलब कि नेगोशिएट कर सकता है यूएस के साथ में या अदर कंट्री के साथ नेगोशिएट कर सकता है, क्योंकि ये सब पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फ्लेक्सिबल है, थोड़ा नेगोशिएशन कर सकता है। और क्या है, चाइना को काउंटर कर सकता है इंडिया, कर सकता है ना। इसका जो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है, डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है, जिससे कि श्रीलंका वगैरह सारा अभी जब झेल रहा है ये लोग, तो इसको काउंटर कर सकता है इंडिया। और क्या कर सकता है इंडिया जो लुकिस्ट पॉलिसी है, इंडिया का लुकिस्ट पॉलिसी है, जिसमें कि इंडिया बोलता है कि हम अपने ईस्ट की तरफ अपना रेशो सुधारेंगे, उसके लुकिस्ट पॉलिसी में भी ये बहुत बड़ा हेल्प देगा, ये देगा ना। इंडिया का लुकिस्ट पॉलिसी है जिसमें कि इंडिया बोलता है अपने ईस्ट की तरफ जाएगा, सारे कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन बनाएगा। और क्या करेगा, ये भी तो है ना कि इंडो पैसिफिक को ना स्टेबल बनाएगा। अगर इंडो पैसिफिक स्टेबल है तो इंडिया स्टेबल रहेगा फाइनली, क्योंकि इंडिया इंडो पैसिफिक का ही तो मेन है, पार्ट है। और अगर रिजिलियंट सप्लाई चेन आएगा ना, पूछेगा क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछेगा, इसका या तो सिग्निफिकेंस पूछेगा जनरल, या इंडिया का सिग्निफिकेंस पूछेगा। अगर सिग्निफिकेंस पूछेगा तो यहाँ से कुछ पॉइंट वहां भी जाएगा, वहां से कुछ पॉइंट यहाँ भी आएगा, दोनों में से कोई एक ही पूछेगा। रिजिलियंट सप्लाई चेन या तो यहाँ लिखना वहां लिखना, ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ पूछ देगा, एक बार ही पूछेगा, कोई एक क्वेश्चन ही पूछेगा। तो रिजिलियंट सप्लाई चेन इंडिया का भी तो अच्छा है ना। इंडिया के चाइना के साथ रिलेशन खराब होता है, हमारा सप्लाई चेन अगर डाइवर्सिफाई रहेगा तो अदर कंट्री से हम कुछ सामान मंगा सकते हैं ना, चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो अब सिर्फ चाइना पर डिपेंडेंट रहेंगे तो सप्लाई चेन मेरा खराब हो जाएगा ना। तो इस तरह से हो जाएगा ये। इसका इशू क्या क्या है, इसका अभी इसमें यूएसए का डोमिनेंस है, ना, बोलता है लेबर का स्ट्रिक्ट रूल आने की बात करता है, एनवायरमेंट का स्ट्रिक्ट रूल आने की बात करता है, डेटा को ट्रांसफर करने की, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर करने की बात करता है। तो ये यूएसए का डोमिनेंस है यहाँ पे, तो ये इसका इशू है, एक कंट्री का डोमिनेंस है। दूसरा क्या है, इसमें मार्केट एक्सेस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, मतलब इसमें मार्केट एक्सेस की बात नहीं होता। ऐसा नहीं है कि यूएस को हम फोर्स कर सकते हैं कि हम मतलब हमारे लिए तो अपना मार्केट ओपन कर दो, तुम्हारे लिए हम मार्केट ना ओपन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक तरह से इशू है, बेसिकली इकोनॉमी का ग्रुप है और मार्केट एक्सेस है नहीं। तीसरा, इसमें जो WTO है ना, उसके ये अगेंस्ट जा सकता है। कैसे कि WTO में अगर कोई प्रेफरेंशियल किसी के साथ हम प्रेफरेंशियल ट्रीट, मतलब कि अगर किसी को ना हम अपना मतलब कुछ प्रेफर देते हैं ना, कुछ प्रेफरेंस देते हैं ना अपने इकोनॉमी में ट्रेड करने के लिए, किसी कंट्री को अपने कंट्री में हम अगर प्रेफरेंस दे रहे हैं ना किसी कंट्री को, तो उसके लिए ना FTA साइन होना बहुत जरूरी है। लेकिन FTA तो साइन किए नहीं है हम लोग इस ग्रुप में। तो हम लोग फिर भी अगर प्रेफरेंस किसी कंट्री को प्रेफरेंस देते हैं ना, तो WTO का रूल्स के अगेंस्ट चला जाएगा। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है ना, ड्रॉबैक है। और क्या इसका इशू है, यूएसए जो है ना ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से 2017 में बाहर आ गया था। तो ये भी तो फिर से डर है कि अगर यूएसए में रीजन चेंज होता है, प्रेसिडेंट चेंज होता है, तो TPP से बाहर हो गया, तो उस तरह से यूएसए भी तो बाहर हो सकता है फिर से। तो ये एक डर है, तो ये एक मतलब इसका इशू है, मतलब इशू तो है ही ना कि अगर TPP से बाहर हो गया, अगर यूएसए बाहर हो जाएगा तो मेन कंट्री जो इसका प्रपोज किया वही बाहर हो जाएगा, तो ग्रुप तो फिर रहेगा ही नहीं। उस तरह से इस तरह से कह सकते हैं कि इसमें क्या कह सकते हैं कि जो अभी भी हम लोग जो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है ना चाइना को, उसको काउंटर करने के लिए ना हम लोग को एक ना बहुत ही मतलब कि ऐसा ग्रुप बनाना पड़ेगा ना जो बहुत ही एक्टिव हो, और एक्टिव होने के साथ साथ ना उसमें सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट सेम पेज पे हो। इसमें बस यूएसए का डोमिनेंस है और इसमें उतना एक्टिव ग्रुप दिखता नहीं है, एक बार बना के छोड़ दिया है, कुछ ऐसा कुछ एक्टिव नहीं है ना ग्रुप। इसका जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह है बहुत क्लियर नहीं है, सब कुछ नहीं है। तो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी को काउंटर करने में ना अभी भी ये मतलब कि उतना एक्टिव दिखता नहीं है, मतलब ये इशू ही है कि जिसके लिए बनाया गया है वो मतलब वो काम एक्चुअली सही से कर नहीं पाएगा ये सब इसका है। और कह सकते हैं कि एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं ना कि डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए ना यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है, यहाँ पे कोई अलग से डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए मतलब कि कोई मैकेनिज्म वगैरह नहीं है। डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए होता है ना कोई मैकेनिज्म कि डिस्प्यूट अगर आ जाएगा किसी कंट्री में तो कैसे सोल्व करेंगे, नहीं करेंगे। तो मतलब कि वही वाली बात है ना कि ग्रुप बना दिया गया है, लूजली ग्रुप है, ये लूज ग्रुप है, हाँ सही से सब कुछ रेगुलेटेड नहीं है। तो ये इसका सब इशू है, चैलेंजेस है। और
भाई यूएस क्यों क्रिएट किया है, यूएस क्यों क्रिएट किया है इसको, तो इसी में से सारा पॉइंट आ जाएगा ना। मतलब कि देख लेंगे कि यूएस क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि पहला तो ये है ना कि यूएस चाइना को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, ठीक है ना। दूसरा है कि यूएसए का देखेंगे ना तो डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है इंडो पैसिफिक। हाँ, इंडो पैसिफिक को डोमिनेट करना चाहता है। तीसरा देखेंगे ना तो इंडो पैसिफिक में ना यूएसए का ना पॉलिटिकल ग्रुप है क्वाड, लेकिन यहाँ पे उसका ना इकोनॉमिक ग्रुप कोई नहीं है। तो ये चाहता है ना कि इस रीजन में ना अपना इकोनॉमिक एक टर्म होता है इकोनॉमिक फुटप्रिंट, जैसे कल बता रहे थे कार्बन फुटप्रिंट, तो इकोनॉमिक फुटप्रिंट बढ़ाना चाहता है अपना, ठीक है। और क्या चाहता है, सप्लाई चेन को भी यहाँ पे वही वाला बात आ जाएगा, है ना, कि सप्लाई चेन को अपना सही रखना चाहता है ताकि चाइना से इंडिपेंडेंट रखा जा सके, सप्लाई चेन को सही करना चाहता है। और वही जैसे कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात करता है, हो जाएगा ना सारा पॉइंट, तो ये हो जाएगा। और वे फॉरवर्ड में कुछ नहीं है, वे फॉरवर्ड में ना बस वे फॉरवर्ड में अगर पूछेगा, ये वाला वे फॉरवर्ड में पूछेगा तो वे फॉरवर्ड ना मतलब पूछेगा ना पूछे कंक्लूजन में ना एक चीज को मेंशन करना है कि जब इसका जब मीटिंग चल रहा था तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है ना, जो मीटिंग के टाइम पे जब इसका लॉन्चिंग सेरेमनी चल रहा था ना, इसका लॉन्चिंग सेरेमनी चल रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर ना बोले थे कि 3T को फॉलो करना पड़ेगा। 3T मतलब क्या हो गया, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टाइमलीनेस। ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलीनेस। ट्रांसपेरेंसी टाइमलीनेस मतलब क्या हो गया, एक कंट्री दूसरे कंट्री पर ट्रस्ट होना चाहिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और सब कुछ टाइम फ्रेम में होना चाहिए कि हाँ इतना टाइम है, तो ऐसा नहीं कि एकदम छोड़ दिए कि अभी डिसीजन लिए हैं 5 साल के बाद हो रहा है कोई भी चीज एक्शन लिया जा रहा है, तो नहीं। ट्रस्ट होना चाहिए दूसरे कंट्री में, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, टाइमलीनेस होना चाहिए। और ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, टाइमलीनेस कब होगा, जब यूएसए ना सारा कंट्री को ना इंटरेस्ट को जब इसमें ना इंक्लूसिव बनाएगा ना, सारा कंट्री का इंटरेस्ट को देखते हुए जब ग्रुप आगे बनाएगा ना, तभी ये ट्रस्ट भी होगा, तभी ट्रांसपेरेंट भी होगा सब कुछ, और टाइम से सब कुछ होगा। अगर हमारा इंटरेस्ट है ही नहीं तो हम क्यों इंटरेस्ट लेंगे इसमें, हमारा इंटरेस्ट अगर नहीं इसमें देखा गया सही से, छोड़ देंगे ना, हम भी कुछ बोला जाएगा तो हम छोड़ देंगे, टाइम से काम होगा ही नहीं। तो इसलिए इसमें इंटरेस्ट हमारा जरूरी है, सब कंट्री का पार्टिसिपेशन जरूरी है इंटरेस्ट का इसमें। फिर ट्रांसपेरेंट होगा ना, अगर मतलब कि यूएसए का कोई चीज इसके मोटिव है जो इसके पीछे छुपा हुआ है, तो ट्रांसपेरेंट उसका जो मेन मोटिव है वो पूरा करने की कोशिश करेगा, बट यहाँ पे बताएगा नहीं अपना, तो उसमें ट्रांसपेरेंट सब कुछ रहेगा नहीं। हर चीज जो इसका ऑब्जेक्टिव है, जो इसका गोल है, जो भी इसका मेन फ्रेम है ना, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एक दूसरे कंट्री पर ट्रस्ट होना चाहिए और सब कुछ टाइम से खत्म होना चाहिए। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम लोग का सबका सारा कंट्री का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें। हो गया ना, तो ओके गाइस, ये था। और मैं इसका हमारा नोट्स है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से अपना डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। और ये आपका आज का टॉपिक हो गया, तो इतना ही है बस। ओके, थैंक यू गाइस।